पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पाली हाउस में झरबेरा की खेती भाग 2। परवल की फसल में समसामयिक कार्य। कल के अंश को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती में सिंचाई, उर्वरक एवं पौध सुरक्षा के बारे में। क्योंकि झरबेरा फूल की खेती से अधिक पुष्पों की संख्या मिले, इसके लिए समसामयिक प्रबंधनों को अपनाना नितांत आवश्यक होता है, तभी आप सफल हो सकते हैं। परंतु कैसे, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। थ्रिप्स कीट फूलों एवं टहनियों के रस चूसकर सुखा देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास या नुवान 1.5 मिलीलीटर या डाइमेथोएट 2 मिलीलीटर या वर्टीमेक 0.4 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर नीमाजोल या 2 मिलीलीटर डाइमेथोएट या 2 मिलीलीटर इमिडाक्लोरोपिड 0.5 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए केल्थेन 1.5 मिलीलीटर या वर्टीमेक 1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर ओमाइट दवा को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। लीफ माइनर कीट पत्तियों से भोजन प्राप्त करने के लिए सुरंग बनाकर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफास, 1 या 1.5 मिलीलीटर नुवान या साइप्रामेथेन 2 मिलीलीटर या वर्टीमेक 0.4 मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। कैटरपिलर ये पत्तियों एवं फूलों को काटकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 0.4 ग्राम थोयोकार्ब या मिथाइलमेल 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। थाइमेट 2 ग्राम पर पौधे देना चाहिए। नेमाटोड नियंत्रण के लिए 30 से 50 ग्राम नीम केक या 5 ग्राम नेमागार्ड प्रति पौधे देना चाहिए। झरबेरा में कीट के साथ साथ रोग के प्रकोप के फलस्वरूप फूल उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसमें फ्यूजेरिया बिल्ट, झुलसा रोग, जड़ सड़न रोग, जीवाणु झुलसा रोग झरबेरा की फसल में लगने वाले घातक रोग हैं। फ्यूजेरियम बिल्ट ये एक प्रमुख बीमारी है। इसके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधे सूख जाते हैं।
इसकी रोकथाम के लिए थियोफिनोनेट मिथाइल या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झुलसा रोग के प्रकोप के फलस्वरूप पत्तियों में शुरू में हल्के रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं और पत्तियां झुलस जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए केल्थेन दवा 0.4 ग्राम अथवा सल्फर 1.5 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जड़ सड़न रोग से जड़ों में काली शिराएं बनती हैं, जो बाद में सड़ने लगती हैं। इस रोग से बचने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या 3 ग्राम बीनोमाइल प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जीवाणु झुलसा रोग में पत्तियों पर धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे लंबी धारियां बना देते हैं और बाद में पौधे सूखने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 0.2 मिलीलीटर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। क्राउन रॉट रोग के नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1.5 ग्राम या कॉपर हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। झरबेरा फूल रोपण के 6 से 7 सप्ताह बाद फूल आने लगते हैं। झरबेरा फूल 2 पंखुड़ियों की पंक्तियों को खिल जाने के बाद ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि अविकसित फूल की वृद्धि के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फूलों को काटने से पुष्प वृंत का कुछ भाग पौधे पर ही रह जाता है, जिससे कि पौधा सड़ने लगता है और नई प्ररोह का विकास भी नहीं हो पाता। फूलों की तुड़ाई के बाद उनको नीचे से थोड़ा काटकर तुरंत पानी में डाल देना चाहिए। झरबेरा फूल की छटाई एवं ग्रेडिंग करना जरूरी है तथा झरबेरा के फूलों को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। फूलों को 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्रता ग्राही बक्सों में 2 दिन तक रखा जा सकता है। वहीं पानी में फूलों को 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। पुष्प वृंत 40 सेंटीमीटर लंबा, सीधा एवं मजबूत होना चाहिए। फूलों को पैक करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है, जिससे फूलों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए फूलों को 10% सुक्रोज तथा 4 ppm सिल्वर थायोसल्फेट के घोल में 8-10 मिनट रखते हैं। इससे फूलों की गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखी जा सकती है। झरबेरा फूल को गत्ते के डब्बे में पैक किया जाता है। इसके लिए 122 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर के गत्ते के डब्बे प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं। 25-25 फूलों के बंडल बनाकर डिब्बों में रखे जाते हैं। फूलों की एक सतह लगाने के बाद ऊपर से अखबार बिछा दिया जाता है। इसके ऊपर पुनः फूलों की एक सतह लगा दी जाती है। यदि झरबेरा के फूलों की उत्पादन की बात है तो इसकी पौध संख्या एवं पौध गृहों के वातावरण, जलवायु एवं पौध की किस्म पर निर्भर करती है। पाली हाउस में झरबेरा से 1 वर्ग मीटर में 1 वर्ष में लगभग 200 से 250 फूल तक प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ तक इसके आर्थिक आकलन की बात है तो झरबेरा फूल की खेती की शुरुआत यदि 1000 वर्ग मीटर से करते हैं तो पॉली हाउस निर्माण, पॉलीथीन शीट, ड्रिप प्रणाली, बेड निर्माण तथा पौध मूल्य पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च होते हैं। ये पौधे 3 वर्ष तक फूल उत्पादन करते हैं तथा पॉली हाउस, ड्रिप प्रणाली 15 वर्ष तक चलते हैं तथा प्रति वर्ष लगभग 4.5 लाख शुद्ध आमदनी मिल जाती है। प्रदेश के जिन कृषक बंधुओं ने समय से परवल की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी। इसकी आगे ठीक प्रकार से बढ़वार हो तथा अधिक उपज मिले, इसके लिए इस समय समसामयिक क्रियाओं को करना आवश्यक है, जैसे निकाई, गुड़ाई, समय समय पर सिंचाई, शेष नत्रजन का प्रयोग व कीट बीमारियों से बचाव के लिए फसल सुरक्षा उपाय इत्यादि। अतः किसान भाइयों, परवल की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को कब व कैसे करना, इस हेतु संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरभंगा के डॉक्टर AP राकेश।
काई गुराई एवं खरपतवार नियंत्रण पर भी ध्यान देना चाहिए और आवश्यकता अनुसार जो है 5 से 7 निकाई गुराई जो है फल लगने की अवधि तक खेत में करना चाहिए। गर्मी के महीनों में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए प्रति सप्ताह सिंचाई देने की ज़रूरत है और उचित नमी रहने से जो है फल का विकास सही ढंग से होता है। और इस बात पर ध्यान भी दें कि जो है ज़्यादा जल जमाव नहीं हो, नहीं तो फूल झड़ने भी लगते हैं और जो है फल विकसित होकर के पीले होकर के गिरने लगते हैं। प्रति थाला 20 ग्राम यूरिया एवं 35 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जड़ के पास दे करके उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई करते हैं। परवल के फल में कीट व्याधि प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए और कीट व्याधि प्रबंधन के लिए जो है किसान भाई को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि परवल के फल में जो है कई तरह के कीट एवं रोग का आक्रमण होता है। जहाँ तक फल मक्खी का सवाल है, किसान भाई जो है व्यापक रूप से फल मक्खी का प्रकोप परवल के फलों में होता है और यह मक्खी बढ़ रहे कोमल फलों के छिलके के नीचे अंडा दे देते हैं जिससे लार्वा बढ़कर फलों को खाकर नष्ट कर देते हैं। इसके बचाव के लिए 0.3% डाइजेनोन 3 ml दवा प्रति 10 लीटर मिलाकर के पौधों पर छिड़काव करना चाहिए। जबकि नदियों के किनारे दियारा में जो है पौधों पर फल फरवरी में ही आने लगते हैं। पौधों पर फूल लगने के 15 से 16 दिनों बाद पूर्ण विकसित हरे फलों की तुराई करनी चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मुर्गियों का कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव पर जानकारी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन को अपनाकर बहुत से किसान भाई लाभ कमा रहे हैं, किंतु ये लाभ कभी कभी रोगों के कारण हानि में बदल जाता है। आज हम बात करेंगे कॉक्सीडियोसिस रोग के बारे में, क्योंकि बहुत से मुर्गी पालकों को इस रोग के कारण लक्षण एवं बचाव की सही जानकारी न होने के कारण उचित समय पर रोग का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मुर्गियां मर जाती हैं। अतः मुर्गियों का कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव हेतु टीकाकरण एवं मौसम के अनुसार प्रबंधन कैसे करें, इस विषय में समस्त जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के डॉक्टर संजीव कुमार। मुर्गियों में कुछ बीमारियां बहुत प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। जानकारी अगर उनको कुछ बीमारियों का हो, समय पे पहचान ले, उसके रोकथाम करे तो उनको इससे बहुत बेनिफिट होगा और उनका फार्म बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। कॉक्सीडियोसिस प्रोटोजोअल डिजीज है। कॉक्सीडिया यूजुअली 3 से 4 सप्ताह
पे ये देखा जाता है ये बीमारी। और ये पैरासाइट, ये प्रोटोजोआ ऐसा है कि मुर्गियों के प्रीमाइसिस में जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं वहाँ से खाने के थ्रू प्रोटोजोआ उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और जो सबसे ज्यादा जानलेवा कॉक्सीडिया है उसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सीडिया टेनिला, एमेरिया टेनिला से होता है ये, सिकल कॉक्सीडियोसिस बोलते हैं। और ये मुर्गियों के सीका में पाया जाता है। वहाँ पे ये सीका में बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ब्लीडिंग होता है और पूरा सीका खून से भर जाता है। समय के साथ वो क्लॉट हो जाता है और बिल्कुल बैलून की तरफ फूल जाता है। तो अगर आपको पहचानना हो सिकल कॉक्सीडियोसिस मुर्गियों में, ये देखेंगे कि उनका जो बीट होता है उसमें बहुत ज्यादा हैमरेज की वजह से खून आता है और उनका स्वास्थ्य कमजोर होता चला जाता है। तो इससे बड़ा आसानी से कॉक्सीडियोसिस समझ में आ जाता है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप देखिए कि उनके अगर बीट में खून आना शुरू हुआ है तो ये बहुत संभावना है उसमें कि ये कॉक्सीडियोसिस हो सकता है, खासकर सिकल कॉक्सीडियोसिस। वैसे कॉक्सीडिया की 9 प्रजातियां होती है मुर्गी में, लेकिन जो कॉमन है सिकल कॉक्सीडियोसिस ही है। कॉक्सीडियोसिस के साथ खास बात ये भी है कि अगर आपने इसको समय से पहचान लिया, इलाज कर दिया तो बहुत तेजी से फायदा होता है और आपका मुर्गी सही रहेगा। और अगर आपने पहचानने में लेट कर दिया या गलत पहचान हो गया तो इतने तेजी से मुर्गियां मरती हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसानों को। एक बार पहचान में आ जाए कि ये मुर्गी कॉक्सीडियोसिस से मर रहे हैं तो उसका इलाज भी बहुत आसान है। इसके लिए जो दवा है उसको एम्प्रोलियम बोलते हैं। एम्प्रोलियम को क्या करना है, आपको करीब 250 ग्राम वजन करके उसको 2.5-3 लीटर पानी में मिलाकर उस पर रखना है जहाँ पे आपकी मुर्गियां रह रही हैं और वही पानी पिएगा। और ये डोज कम से कम 400 मुर्गियों के लिए है और उसको पीने से एम्प्रोलियम कॉक्सीडियम पैरासाइट को किल करेगा और धीरे धीरे आपका फार्म कॉक्सीडिया मुक्त हो जाता है। फार्म पे ये बीमारियों को अगर आपको रोकना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेगुलर वैक्सीनेशन बीमारियों के लिए कराते रहिए, प्लस प्रिवेंटिव डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं जिससे उनका बॉडी मजबूती बना रहता है। मुर्गियों के फार्म पे एक और बड़ा ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्परजिलोसिस और इवन एक एप्लाटॉक्सिकोसिस होता है। ये दोनों ही बीमारियां फंगस से होते हैं। जो आप दाना देते हो मुर्गियों को उसमें ह्यूमिडिटी होने की वजह से कभी कभी फंगल ग्रो करते हैं जिसकी वजह से खाने में टॉक्सिसिटी हो जाता है। खासकर ये जो ग्राउंडनट केक वगैरह होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ फंगस ग्रो करता है और टॉक्सिन लिबरेट करता है। इसको हम बोलते हैं माइकोटॉक्सिकोसिस। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण माइकोटॉक्सिकोसिस है वो एप्लाटॉक्सिकोसिस है जो कि एस्परजिलोसिस फंगस के द्वारा होता है। तो अगर ये टॉक्सिन्स खाने के द्वारा मुर्गियों में चले जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग एप्लाटॉक्सिकोसिस बीमारी। इसका सीधा इफेक्ट सबसे पहले लीवर पे पड़ता है और लीवर डैमेज होता चला जाता है जिसकी वजह से सारे डाइजेस्टिव सिस्टम मुर्गियों में कमजोर पड़ जाते हैं और कुछ दिनों के बाद मुर्गियों का मौत हो जाती है। समय पर पहचान कर इनका अगर बचाव किया जाए, निदान किया जाए तो आपके मुर्गियाँ बच जाएंगी और आपका फार्म फायदेमंद रहेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पटना के कृषक नीरू, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से सूकरों में स्वाइन फ्लू रोग के कारण, लक्षण एवं बचाव उपचार के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो नीरू जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। स्वाइन फीवर सुगरों में होने वाला यानी पिग में होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी है। इसे हम लोग हॉक कोल्ला भी कहते हैं। ये बहुत तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो मृत्यु दर 100% होता है। यानी कि जो शुगर है एक बार इन्फेक्टेड हो गया स्वाइन फीवर से, अगर उसका नहीं इलाज कराएंगे तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। इसके जो कारण होते हैं विषाणु जनित बीमारी है। इसकी पहचान मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। कैसे पहचानेंगे कि आपके शुगर को स्वाइन फीवर हो सकता है या स्वाइन फीवर हुआ है, तो मैं इसके कुछ लक्षण होते हैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। पहला लक्षण है कि शुगर को तेज बुखार होता है। शुगर का ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर 101 के आसपास होता है। जब ये बीमारी का संक्रमण होता है तो टेम्परेचर 106-107 डिग्री तक चला जाता है और शुगर खाना छोड़ देता है, बहुत कमजोर हो जाती है। डायरिया होता है, वोमिशन होता है, येलो कलर की डायरिया होती है और वोमिशन होते हैं। उसके बाद स्किन का जो कलर है खास करके पेट के नीचे और कान के आसपास का वो पीला पड़ने लगता है। इस सभी लक्षण देख के आप पहचान सकते हैं कि आपके शुगर को, आपके पिक को
स्वाइन फीवर है या स्वाइन फीवर हो सकता है। और जानवर इतना कमजोर हो जाता है कि वो खड़ा नहीं हो पाता है, खाना धीरे धीरे खाना कम कर देगी, दुबला हो जाएगा शुगर, उसका वजन घटते चला जाएगा। इसके अलावा निमोनिया वाला सिम्टम शो करता है, जैसे कि खांसना, छींकना, इस तरह का सिम्टम शो करता है। उसके बाद क्या होता है कि स्किन पे दाना की तरह पूरे स्किन पे भर जाता है, दाना दाना हो जाता है सारे स्किन पे, और ज्वाइंट में सूजन हो जाता है, जो ज्वाइंट है जो है उसमें सूजन हो जाता है। ये सब पहचान है, ये सब लक्षण है, इसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपके शुगर को स्वाइन फीवर है या स्वाइन फीवर होने की संभावना है। तो इसके बाद इसका इलाज आप जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी इलाज करवाएं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सबसे खतरनाक बीमारी है, अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो 100% मृत्यु निश्चित ही है। इसलिए पशु चिकित्सक के सलाह से जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी इसका इलाज करवाएं। पशु चिकित्सक के सलाह से इसको एंटीबायोटिक दिलवाइए, बुखार कम करने की दवा दिलवाइए और विटामिन का सप्लीमेंट दिलवाइए ताकि इसमें कुछ ताकत आ जाए। सबसे इस बीमारी को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है इसका प्रिवेंशन। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी बचाव रोकथाम ही सबसे सर्वोत्तम उपाय है बीमारी से बचाने के लिए। तो इसका सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि आप अपने शुगर को वैक्सीनेटेड करवाइए, हर साल वैक्सीन दिलवाइए। अगर वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इस बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। उसके बाद जिस शुगर को बीमारी हो गया, जो शुगर वह स्वस्थ है, उसको स्वस्थ पशु से अलग रखिए, स्वस्थ, और ये प्रयास कीजिए कि उसका चारा, पानी, पेशाब, पैखाना स्वस्थ शुगर के संपर्क में ना आए। अगर स्वस्थ शुगर के संपर्क में आएगा तो उसमें भी होने की संभावना रहेगा, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से एक दूसरे शुगर में फैलता है। ये सब बचाव के उपाय है, ये उपाय करके अपने शुगरों को स्वाइन फीवर से आप बचा सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमशेदपुर के कृषक लालमल ने। आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से ट्रैक्टर के रखरखाव एवं मरम्मत के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो लालमन जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, कम से कम डीजल में, कम से कम ट्रैक्टर में नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम निकाल सकें, इसके बारे में मैं अब जो मेरे अपने अनुभव हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, जो हमारा ड्राइवर है, वो इतना दक्ष होना चाहिए, उसे इतना अनुभव होना चाहिए ट्रैक्टर चलाने का। ट्रैक्टर से तरह तरह की कई बार आवाज़ आने लगती है तो वो उसे समझे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद खेती में क्या स्थिति है, बतर आपकी कैसी है, कहीं ज़्यादा गीला तो नहीं है, कहीं अधिक कड़ा तो नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे कि जैसे आप खेत में जुताई के लिए जा रहे हैं और यदि आपका खेत अधिक गीला है, मतलब जितनी नमी हमें चाहिए खेत में उससे कहीं ज़्यादा नमी है, तो उसमें 2-3 तरह से हमें नुकसान होता है। पहले तो हमें जैसा खेत सुधारना चाहिए, जैसे मिट्टी भुरभुरी बनना चाहिए, वो नहीं बनेगी। और यदि मान लो ज़्यादा अपन ने उस पर बल प्रयोग किया तो कल्टीवेटर की टाइल्स भी टूटने की संभावना है, इंजन भी बंद होगा, अंदर कोई गियर में भी कोई खराबी आ सकती है। तो खेत में जिस तरह की मिट्टी है, जिस तरह की मिट्टी हमें खिंचाव मांग रही है, उस तरह से हम गियर का सिलेक्शन करें। और जो इंजन के जो चक्कर होते हैं, आरपीएम जिसे हम कहते हैं, वो आरपीएम हमें बराबर यदि स्टैंडर्ड मान रखा, उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि इतना आरपीएम होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, वो स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। जितने हॉर्स पावर का हमारा ट्रैक्टर है और जो भी हम यंत्र उसमें उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे रोटावेटर हो, चाहे सीडल हो, कल्टीवेटर हो, उनका जो खिंचाई की क्षमता है उस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर से कम होना चाहिए। यानी कि जो हम जैसे थ्रेसर हम 25 हॉर्स पावर का चला रहे हैं तो ट्रैक्टर कम से कम 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर का हो। यदि हमने 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में 35 हॉर्स पावर का थ्रेसर यूज कर दिया, उपयोग कर दिया, तो बल ज़्यादा लगेगा, ट्रैक्टर में डीजल का खर्च बढ़ेगा, ट्रैक्टर में घर्षण ज़्यादा होगा और उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। जो हम कार्य करना चाह रहे हैं वो कम होगा। ट्रैक्टर में हमेशा सेल्फ स्टार्ट हो। कई बार क्या होता है, बैटरी ख़राब रहती है या जो स्टार्टर मोटर है जिसे हम सेल्फ कहते हैं, यदि वो ख़राब है तो हमें धक्का की स्थिति बनती है। उस स्थिति में फिर हमें ट्रैक्टर को चालू करके रखना पड़ता है, जिससे भी हम कम से कम 5 से 10% डीजल की बचत कर सकते हैं। ट्रैक्टर में हम देखते हैं कई जगह ग्रीस देने के लिए ग्रीस पॉइंट दिए होते हैं, तो इनमें हम समय समय पर ग्रीसिंग करें। जहाँ ऑयल देने की आवश्यकता है वहाँ पर ऑयल देंगे, तो वो जो पार्ट हमारे हैं ट्रैक्टर के, एक तो वो कम घिसेंगे, दूसरा उसमें जब हम ऑयल देंगे तो उसमें आसानी से चलेंगे, तो डीजल में भी हमारी बचत होगी। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे एयर फिल्टर की। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कितने दिन में एयर फिल्टर को साफ़ कर रहे हैं, एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं है। दूसरा एक और उस पर बिंदु ये आता है कि यदि मान लो धुआं ज़्यादा दे रहा है साइलेंसर में से, तो हमें समझना चाहिए कि ब्लॉकेज है उसमें कहीं ना कहीं, या तो हमारा जो डीजल है उसमें कुछ मिक्सिंग है, केरोसिन उसमें हो सकता है।
तो जैसे भी हमें समझ में आता है कि इससे काला धुआं निकल रहा है, तुरंत एयर फिल्टर देखें, डीजल को देखें, उसके कारण पे हम जाएं और कारण को ठीक करने का प्रयास करें। किसान भाइयों, जैसे अभी मैंने बाहरी लुब्रिकेंट की बात की थी कि बाहर जो हम स्नेक ग्रीस देते हैं या जहाँ ऑयल के बिंदु वहाँ ऑयल देते हैं, इसी तरह से ट्रैक्टर के अंदर भी लुब्रिकेशन होता है। जैसे हम ऑयल देते हैं तो ऑयल कब बदलना है ये भी निश्चित है, तो वो समय पे यदि हम बदलेंगे एक सीज़न में, जैसे हमारा रबी का सीज़न है, इससे आने से पहले हम पूरा मेंटेनेंस, ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और यदि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारी डीजल की खपत बढ़ेगी और अंततः हमारी लागत बढ़ेगी। अब बात करेंगे हम टायर की। टायर का कम से कम घिसाव हो और हमारा अच्छे से अच्छा काम हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसमें जो हवा का प्रेशर है, जैसे पिछले चक्के में ट्रैक्टर की बात करें तो लगभग 18 पॉइंट हवा उसमें होना चाहिए, अगले चक्के में 35-36 पॉइंट यदि हवा रहेगी तो हमारा ट्रैक्टर सबसे बढ़िया मानक स्थिति में चलेगा। ट्रैक्टर में जो गुट्टे होते हैं जिन्हें हम ग्रिप कहते हैं ट्रैक्टर की, यदि घिसे हुए हैं तो उसमें भी स्लिपिंग ज़्यादा होगी, स्लिप ज़्यादा होगा तो हमारा काम कम निकलेगा और डीजल की खपत बढ़ेगी। तो हवा का जो प्रेशर है वो और हवा टायर की जो प्रॉपर जो ग्रिप है वो रहे, इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शिमला मिर्च की फसल में समसामयिक कार्य। सोलर पावर पंप पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।